मैं पहले रविंद्र सिंह शौरान जी रविंद्र जी, मैं सभी को दिखाऊंगा, मेरे जो पैनलिस्ट भी हैं, दर्शक भी देखें, जो हम बात कर रहे हैं, जो माननीय अमित मालवीय साहब है, क्या क्या नहीं करते। एक वो देखिएगा, मैं उसको केवल उसका वो दिखाता हूँ, देखिए इसको, ये उनका जो पिक्चर है और उसको लेकर दर्द होता है। नेपाललाई आउँथ्यो, बांग्लादेशलाई आउँथ्यो, श्रीलंकालाई आउँथ्यो, मियन से यूर्जा क्यों होते चिक चिक सीना देने क्यों नो समर व्याले तेरे यारे सीआरपीएफ दरुं स्टोन क्यों ना क्यों लाख क्यों ना क्यों ची केस तंग तंग बीजेपी ऑफिस खोना आयों से कौन सा था हमसे फिर और दो क्या मतलब मेरा गरु जिल्ला तंग तंग जजले मजा नहीं मी पूरा ठीक है निजे ऑफिस ला योमत निजे ऑफिस ना कौन सा था हमसे फिर ले जुलूस हम ना जुआ फले चंगतांग नुब्रा शाम गरु सन योतन उसको चिकता ले आले ये मसला मामला आपने देख लिया। मैं रविंद्र जी आपके इसलिए आना चाहूंगा कि जो कुछ उन्होंने कहा है उसको कैसे तोड़ा, कैसे मरोड़ा गया और किस तरीके से देश के सामने प्रेजेंट किया गया। और ये जो अभी कहा शायद मीर शाहिद सलीम साहब ने कि आप वो 400 पेटेंट वाले, और उसकी मैंने कुछ बाइटें सुनी, आगे भी सुनाऊंगा, आगे सवाल करूंगा अरुण जी और सुनीता, लेकिन जो पूरी स्थिति है उस स्थितियों को आप क्या जो कहते हैं आप ये हैं रविंद्र जी कि जो लोग हैं, आप राहुल गांधी को भी खड़ा करते हो कटघरे में, बाकी को भी, सोनम वांगचुक को भी आपने कटघरे में खड़ा करते कि श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल सरी के हालात, जबकि वो कह रहे थे, उस पूरा वीडियो जो हमने देखा है, पाया है, अगर आगे होगा हम कहेंगे कि हमारा जो डेस्क से सुना है कि वो तो स्पष्ट कह रहे थे कि नहीं, आपको ये नहीं होने देना है, हमको गांधीवादी तरीके से जाना है। और इस तरीके से करके आप कहां ले जा रहे हैं देश को? आप ज्यादा जानते हैं रविंद्र जी उस पूरे क्षेत्र में, आपके पास भी जो डिटेल ताजा हो उसको भी दीजिएगा, बाकी भी आप अपनी राय रखिएगा। शौरान साहब जी नमस्कार संजीव भाई और सभी दर्शक साथियों को दशहरा और गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन की भी हार्दिक शुभकामनाएं। संजीव भाई, ये जो हमारा मसला है लद्दाख का, और लद्दाख में देखिए हम लोग आज यही देख रहे हैं कि जो गांधीवादी था, जो व्यक्ति गांधीवादी तरीके से लंबे समय से संघर्ष कर रहा था, उस व्यक्ति के साथ किस तरीके से निर्लज्जता के साथ एक कार्रवाई हुई, उसको हिंसा के आरोपों में फंसाया गया और आज देशद्रोह जैसे बड़े आरोप लगाकर उनको जेल में बंद कर दिया गया है। उनके खिलाफ जो एफआईआर हुई है वो अभी तक सार्वजनिक नहीं है। उनकी पत्नी का कहना है कि वो जोधपुर के सेंट्रल जेल में हैं। ये बात तो टेलीविजन रिपोर्ट से, मीडिया रिपोर्ट से हम लोगों को मिली है, आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं है कि वो कहाँ हैं, ना उनके साथ बात हुई है। अब ये नए किस्म का आप लोग अगर हम देखें इसको, तो डिटेंशन का एक नया तरीका सरकारों ने अख्तियार कर लिया है। इसी तरह का मामला लगा रखा है अमृतपाल के खिलाफ, जो कि सांसद हैं खडूर साहब से। आज तक वो शपथ लेने भी नहीं आ पाए हैं। शपथ तो उन्होंने ली हालांकि, लेकिन वो एक दिन भी, 1 साल से ऊपर का समय हो गया, 1.5 बरस का, वो किसी भी दिन संसद की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन पाए हैं। उनके ऊपर भी डिटेंशन का ही मामला है, वो भी डिटेंशन में है असम के डिब्रूगढ़ में। तो ये सोनम वांगचुक के साथ जो हुआ है और जिस तरह से लद्दाख को माना जाता है, देखिए लद्दाख इतना दुर्गम इलाका है, दुर्गम होने के साथ साथ बहुत कठिन परिस्थितियों में लद्दाख के लोग जिंदा रहते हैं। कश्मीर भी कठिन परिस्थितियों का प्रदेश है, नो डाउट, लेकिन कश्मीर को जो खतरा है, कश्मीर की जो सीमाएं हैं वो केवल लगती हैं पाकिस्तान के साथ। जम्मू और कश्मीर की सीमाएं पाकिस्तान से लगती हैं, लेकिन लद्दाख की सीमाएं चीन और पाकिस्तान दोनों से लगती हैं। तो इनके दो खित्ते हैं, चीन के साथ जुड़ा हुआ है लेह का खित्ता, और कश्मीर के साथ, सॉरी, करगिल का जो इलाका है वो जुड़ा हुआ पाकिस्तान के साथ। और जुड़ा भी जो इलाका है वो कोई जमीनी इलाका नहीं है, बहुत ज्यादा दुर्गम इलाका है और हमेशा सेंसिटिव रहता है। अब वहां पर अगर इस तरह की स्थितियां पैदा होती हैं जिसमें वायलेंस जैसी स्थिति पैदा हो जाए, तो आप समझिए सरकार का इससे बड़ा फेलियर हो नहीं सकता है। हमने फिर उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी डीजीपी की। डीजीपी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उससे ज्यादा शर्मिंदगी किसी अधिकारी के लिए कोई नहीं हो सकती। एलजी ने भी कहा, एलजी ने भी वो बात की जो अमित मालवीय से उठाई गई है, वो दोनों को आप कहिएगा प्लीज। तो डीजीपी ने, संजीव भाई, बोला कि डीजीपी ने बोला हमने आपको वो शेड्यूल्ड ट्राइब जो है 85% रिजर्वेशन दी। अब भाई हम कौन होते हैं? ये पुलिस का काम तो केवल सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर की करने का है ना। रिजर्वेशन तो हुकूमतें देती हैं इस देश में, हम कौन है ये?
इस तरह की बातें करना अपने आप को किसी राजनीतिक दल या हुकूमत का हिस्सा बताने की जैसी है कि आप केवल डीजीपी हैं, आपकी हैसियत केवल लॉ एंड ऑर्डर तक की है। वहां पर आप सरकारी और कानूनी फैसले नहीं कर सकते वहां कि किसको रिजर्वेशन मिलेगा। ये काम सरकार का है, ये काम प्रशासन का है। आप उस प्रशासन नहीं है, आप प्रशासन का हिस्सा है, आप पूरा मुकम्मल प्रशासन थोड़ी है। लेकिन इस तरह की बातें डीजीपी ने बोली। उसके बाद लद्दाख का जो पूरा ये जो एजिटेशन है संजीव भाई, बहुत शांत और लंबे समय से चल रहा है। कभी भी वायलेंस की खबरें नहीं आई, कभी भी तनाव की खबरें नहीं। इसके पहले भी जब 2024 का लोकसभा चुनाव था, उसके कुछ दिन पहले इन्हीं एजिटेटर्स ने एक बार पश्मीना वॉक के नाम से एक प्रदर्शन करने की बात कही थी। उसको भी सरकार ने रोक दिया गया था और वो शांति से रुक गया था, लोगों ने कोई विरोध नहीं किया। अब जो बात शाहिद भाई ने कही है, बिल्कुल सही बात कही। शाहिद भाई ने जो बात कही है कि जब ये यूटी बना था तब लोगों ने यहां पर लद्दाख में खुशियां मनाई। अब ये खुशियां केवल लेह में मनाई गई हैं, करगिल के लोगों ने खुशियां नहीं मनाई थी, क्योंकि करगिल के लोग नहीं चाहते थे कि यूटी बने, वो चाहते थे कि हम लोग कश्मीर के साथ ठीक है। लेह के लोगों की डिमांड थी और उसके पीछे की भी हिस्ट्री है। उसके पीछे की हिस्ट्री ये है कि 87 में वहां पर वायलेंस हुई। वायलेंस क्यों हुई? वायलेंस इसलिए हुई कि मुस्लिम बाहुल जो कश्मीर है उसमें बौद्ध इलाका जो है लेह का, उसके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, ऐसा वहां के लोगों को लगा था और इस वजह से वहां पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वायलेंस हुई। और वायलेंस के बाद इनको शांत करने के लिए ऑटोनॉमस हिल काउंसिल अस्तित्व में आई, जिसका जिक्र शाहिद भाई ने किया है। और उसके बाद से वहां पर शांति का माहौल है, फिर बन गई यूनियन टेरिटरी। लेकिन लोगों का कहना है कि हमारी डिमांड यूनियन टेरिटरी थी, लेकिन यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर थी। आपने यूनियन टेरिटरी दे दी, लेकिन जमहूरियत का गला घोंट दिया। पहले 4 विधायक थे, विधायक शून्य हो गया, अब 1 सांसद भर है। अब सांसद का मैं आपको बता चुका हूं कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कम से कम 7 घंटे चाहिए। करगिल से लेह जाना है तो 7-8 घंटे चाहिए, और कहीं दूर चले गए तो और दिक्कत की बात। तो अब जो घटना सरकार कर रही है और जिस तरह की बातें गीतांजलि ने कही है, गीतांजलि आंगमो ने जो बात कही संजीव भाई, उन्होंने हियाल का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हियाल को टारगेट किया गया, अभी हंटिंग की जा रही है। जब तक सोनम वांगचुक ने इस पूरे मामले को अपने हाथ में नहीं लिया था, 4 पॉइंट्स एजेंडा को, तब तक उनका सब कुछ ठीक था। वो देशभक्त थे और वो सरकार के साथ थे और उनके जो एक महान साइंटिस्ट के तौर पर उनकी काउंटिंग हो रही थी। जैसे ही उन्होंने सरकार से मांगे करी लद्दाख के लोगों के लिए, वो देशद्रोही भी हो गए, उनके सारे पेटेंट्स की वैल्यू भी खत्म हो गई और वो पर्यावरणविद भी नहीं हुए। वो कभी आईएसआई के एजेंट हो गए तो कभी चीन के एजेंट हो गए। ये सरकार का चरित्र है, ये सरकार का दोहरा रवैया है। हियाल जो इंस्टीट्यूट है, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव ऑफ लद्दाख, मैं रविंद्र जी को सुनाता हूं। आप, मैं गीतांजलि, मुझे आगे है इस पे, मेरे पास डिटेल है। आप इसको उस तरीके से समझ कीजिएगा कि जो चीजें जो मैं आगे अपन देख पा रहे हैं, आप करिएगा जितना आप संक्षिप्त में करके सरबत। मैं दोनों चीजें सुनाऊंगा, जो दोनों के बारे में, चाहे सीबीआई हो या हो, मैं सुनाता हूं। आप करिए, पहले आप कंप्लीट करिए। तो मैं तो बस यही बात कह रहा हूं संजीव भाई कि जो हियाल उन्होंने स्थापित किया है, वो तो देश भर के हर जिले में एक हियाल खड़ा होना चाहिए। क्योंकि वो उन छात्रों के लिए है जिन छात्रों को हमारी आज की शिक्षा व्यवस्था नालायक मानती है, या उनको कहती है कि ये 30% से कम मार्क्स आए तो ये लोग फेल हो गए। उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए है जीवन में। और ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, इसमें कम से कम सरकार को इतना तो बता ही देना चाहिए कि सोनम वांगचुक क्या सही मायने में जोधपुर सेंट्रल जेल में है। उनके खिलाफ जो आरोप लगे हैं, उनकी एक एफआईआर सार्वजनिक की जानी चाहिए और उनको कब पेश किया जाएगा कोर्ट में, कम से कम इतना तो देश के नागरिकों को जानने का अधिकार है। उसके बाद तो जो ट्रायल चलेगी वो बात अलग है, लेकिन अभी बहुत जरूरी है, क्योंकि इस मामले पर केवल देश भर की नजर नहीं है। और सोनम वांगचुक केवल लद्दाख और उनके कद को लद्दाख और हम लोग हिंदुस्तान तक महदूद नहीं कर सकते। वो अंतरराष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति हैं। रोमन मैग्सेसे जैसे महान पुरस्कार उनको मिला है। तो ऐसे में इस व्यक्ति को जेल में रखना या डिटेंशन में रखना बिना आरोपों को जानकारी दिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारत की छवि को कमजोर करता है। क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात कही है रविंद्र जी। क्या टिप्पणी कीजिएगा कि ये अपने पाले में गोल मारना जैसे ही हो गया कि खुद ने खुद के पाले, और उन निर्दोष लोगों को, जो अरुण जी कह रहे हैं, बहुत गंभीर बात कर रहे हैं। मैं इसी पे मीर शाहिद की जी की भी टिप्पणी दूंगा, पहले आपकी टिप्पणी छोटी सी। देखिए संजीव भाई, 4 लोग वहां पर मारे गए गोली में, और पुलिस का कहना है कि गोली जो मारी गई है वो इसलिए मारी गई है कि कई एंटी सोशल एलिमेंट्स, एंटी नेशनल एलिमेंट्स का वहां होने का अंदेशा था।
तो कम से कम देश को अब ये बात तो बताई जानी चाहिए कि जो 4 लोग मारे गए उनमें से कितने एंटी नेशनल थे। बहुत सुंदर। और जो 4 लोग मरे हैं उनमें से चारों के नाम जानते हैं हम लोग, जो लोग अरेस्ट किए गए हैं उनके भी नाम जानते हैं। तो उनकी सूची अब सरकार को बाहर दे देनी चाहिए कि इन चारों में से ये लोग एंटी नेशनल थे, जिनके पाकिस्तान से तार जुड़े थे, इनके चीन से जुड़े थे, और जो अरेस्ट किए गए हैं उनमें से इतने। इतनी बड़ी घटना हो गई, इतना बड़ा हादसा हो गया, 4 लोग मारे गए, कई लोग घायल हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई इंक्वायरी ऑर्डर नहीं करी। कैसे न्याय मिलेगा उन लोगों को जिन्होंने अपने किसी अंग को खो दिया है, जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को खो दिया है? क्या सरकार की उनके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? और ये जो हमला हुआ है, ये केवल लद्दाख के लोगों पर नहीं हुआ, ये हिंदुस्तान की जमहूरियत पर हमला हुआ है, ये भारत के लोकशाही पर हमला है। और भारत की लोकशाही पर हमला है तो इसका यह मतलब नहीं है कि केवल इस हमले के खिलाफ या इस हमले पर न्याय मांगने के लिए केवल लद्दाख की सर्दवादियों से आवाज उठेगी, बल्कि देश भर के कोने कोने से आवाज उठ रही है और हर व्यक्ति को न्याय की जरूरत है। इसलिए जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। और सोनम वांगचुक पर जो उनके खिलाफ जो एनएसए स्लैप किया गया है, उसके बारे में भी सरकार को तुरंत जवाब देने की जरूरत है कि उनके पास क्या क्या ऐसे दस्तावेज सामने आए जिससे कि उनको लगा कि एनएसए लगानी चाहिए। और इस व्यक्ति, क्योंकि वो हीरो है और किसी हीरो के खिलाफ अगर कोई आरोप लगते हैं तो उनको स्पष्ट करना सरकार की जिम्मेदारी है। जी संजीव भाई।